प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा। अभी तक आप लोगों ने एकांकी संचय में एकांकी 5 तक पढ़ा था। एकांकी 5 महाभारत की सांझ, ये आपने अभी पिछले वीडियो में इसके बारे में जाना था। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एकांकी 6 दीपदान। तो मैं इस एकांकी बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ये एकांकी राजपूतों की वीर गाथा की कहानी है और ये आपकी राजस्थान तो वैसे भी वीर गाथाओं से भरा पड़ा है और राजस्थान की भूमि को वीर भूमि भी कहा जाता है। तो ये कहानी एक ऐसी ही वीरांगना की है जिनका नाम पन्ना है। और पन्ना जो पन्ना धाय कहा जाता है, इनको धाय मतलब होता है बच्चे का पालन पोषण करने वाली माँ। तो ये एकांकी है, इसका हम पहले से एक छोटा सा विश्लेषण करेंगे, इसके बारे में छोटी सी जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये जो दीपदान एकांकी है इसके एकांकीकार कौन है। तो ये आपके सामने है। देखिए, दीपदान एकांकी जो है ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई है और ये ऐतिहासिक एकांकी है, यानी इसमें हिस्टोरिकल जो स्टोरी है उसको दिखाया गया है। तो ये जो एकांकीकार हैं इनका परिचय है, देख लीजिएगा कि हिंदी नाटकों के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 15 नवंबर सन 1905 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ। प्रयाग विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। सन 1963 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित भी किया गया। क्योंकि आप छात्रावस्था से ही रंगमंच से जुड़े रहे, इसलिए इसके नाटकों में रंगमंचिता तथा अभिनेता का गुण प्रचुर मात्रा में मिलता है। यानी जो भी इनकी एकांकी है उन एकांकियों में जो नाटक के तत्व होने चाहिए, किस प्रकार के संवाद होने चाहिए, भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, कथानक क्या है, तो ये सारी की सारी खूबियाँ इनकी एकांकियों में देखने को मिलती है। क्योंकि ये पहले से ही कहीं ना कहीं नाटक में इन्वॉल्व थे, नाटक किया करते थे। डॉक्टर वर्मा के एकांकियों की भाषा वातानुकूल है, यानी जैसा एटमॉस्फेयर होता है वैसे ही इनकी भाषा शैली हो जाती है। यानी अगर कोई ऐतिहासिक कहानी है तो उसमें वीरता पूर्वक जो बातें हैं उनका वर्णन किया जाएगा। तो इसके बाद क्या है, एकांकी के जो पात्र हैं, एकांकी के पात्र कौन कौन से हैं आप इनके बारे में भी जान लीजिए। तो इस एकांकी के प्रमुख जो पात्र हैं वो हैं कुंवर उदय सिंह। कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र है और ये राज का उत्तराधिकारी भी है और इसकी उम्र एकांकी में 14 वर्ष बताई गई है। इसके बाद है चंदन, धायमा पन्ना का पुत्र है, उम्र लगभग 13 वर्ष। बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है, उम्र है 32 वर्ष। पन्ना धाय कुंवर उदय सिंह की संरक्षण करने वाली धाय हैं, चंदन की माँ है और इनकी उम्र है लगभग 30 वर्ष। सोना है रावल सिंह की लड़की है, उम्र है लगभग 16 वर्ष। शामली अंतापुर की परिचारिका है, उम्र है लगभग 28 वर्ष। कीरत जूठी पतलें उठाने वाला बारी है और इसकी उम्र है लगभग 40 साल। और ये काल है, यानी जो कहानी का जो समय है वो है सन 1536 और समय रात्रि का दूसरा पहर है, यानी आधी रात हो गई है, मिडनाइट है। और स्थान है कुंवर उदय सिंह का कक्ष जो कि चित्तौड़ में है। तो यहाँ ये पूरी कहानी का आपने जाना कि ये जो मंच पर जो एकांकी को दिखाया जाएगा वो कुछ इसी तरह से इसको प्रदर्शित किया जाना है। तो इस कहानी इस एकांकी का जो कथानक है, यानी उसकी जो थीम है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसके बारे में आप चर्चा कर लीजिए तो पूरी एकांकी आपको समझ में आएगी। देखिए, दीपदान एकांकी की कथा वस्तु चित्तौड़ की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, जिसमें पन्ना धाय के अपूर्व त्याग, बलिदान एवं देश प्रेम की कहानी है। महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात उनके छोटे भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनवीर
चित्तौड़ पर एक छत्र राज करना चाहता है, यानी वो अपना पूरा एक राज स्थापित करना चाहता है, खुद मालिक बनना चाहता है। इसलिए वह अपने मार्ग के सबसे बड़े कांटे, यानी जो सबसे बड़े जो मुसीबत बन सकते थे वो थे उदय सिंह, क्योंकि वही असली उत्तराधिकारी थे। तो उदय सिंह को मारना चाहता है। पन्ना धाय उदय सिंह को ऐसी संरक्षिका है जो बनवीर के इरादों के रास्ते में पहाड़ बनी बैठी है। यानी जो पन्ना धाय है उसकी उदय सिंह की रक्षा करने वाली पन्ना धाय वो बहुत ही वीरांगना है, बहादुर है वो, और वो बनवीर के इरादे में सबसे बड़ी वो मुसीबत है। अब देखिए होता क्या है, अतः बनवीर रात्रि के समय दीपदान महोत्सव का आयोजन कर उदय सिंह को मारने का षड्यंत्र रचता है। होता यह है कि जो बनवीर है वो करता यह है कि पूरे राज्य में एक उत्सव मनवा देता है। उत्सव उस समय वो था नहीं दीपदान का, लेकिन वो कहता है कि भाई उत्सव मनाया जाएगा, और उत्सव में उसने नाच गाने का प्रोग्राम रखा, और उसमें जितने भी नगरवासी थे सब खाने में व्यस्त हो गए हैं। तो उसे ये लगा कि ये मौका सही है और हम ऐसे मौके का इस्तेमाल करते हुए उदय सिंह को मार सकते हैं। तो क्या होता है कि वह अपने बनवाए हुए मयूर पक्ष कुंड में तुलजा भवानी यानी उनकी जो इष्ट देवी थी उनकी वो पूजा करवाते हैं। मंदिर के आगे दीपदान का उत्सव मनाता है। नगरवासी वहाँ एकत्रित होकर यानी इकट्ठे होकर नाचते गाते हैं और जल कुंड में दीपदान करते हैं। समस्त नगरवासी दीपदान उत्सव मनाने में मग्न हो जाते हैं और बनवीर सैनिकों तथा सामंतों को अपने पक्ष में करके विक्रमादित्य और उदय सिंह को मारने की योजना बनाता है। होता यह है कि आपने जान लिया ना कि सभी नगरवासी उत्सव में शामिल हो जाते हैं, और यहाँ क्या होता है कि वह उसी समय उदय सिंह को मारने की योजना बना लेता है। सबसे पहले बनवीर सोना नामक लड़की के द्वारा कुंवर उदय सिंह को आकर्षित करके उत्सव में ले जाने का प्रयत्न करता है। वह क्या करता है कि जो सोना है रावल सिंह की बेटी, उससे ये कहता है कि तुम उदय सिंह को अपने नाच गाने में व्यस्त रखना और उसको रात में यहीं लाना, और इसके बाद तुम चली जाना तो मैं उसे मार दूंगा। और कुछ लालच भी देता होगा, सोना को लोभ देता होगा या ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाता होगा कि भाई जब हमारा राज हो जाएगा तो हम तुमको भी बहुत सारा धन दौलत देंगे, तुम्हें धनवान कर देंगे, इस तरह से कुछ। तो फिर होता यह है कि पर उदय सिंह के स्वयं अनुरोध करने पर भी पन्ना धाय उसे वहां जाने की अनुमति नहीं देती है, क्योंकि पन्ना धाय बहुत समझदार है और वो ये जान रही है कि अभी इस राज्य में जो भी किया जा रहा है, ये जो रात में उत्सव मनाया जा रहा है उत्सव है नहीं, तो ये ज़रूर कोई ना कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो उस षड्यंत्र को वो समझती है और समझने के बाद वो जो है कि उसको जाने की अनुमति नहीं देती है। अचानक आयोजित किए गए उत्सव के प्रति पन्ना धाय को किसी अनिष्ट की आशंका है, यानी कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा वो सोच लेती है। तभी शामली नामक एक सेविका पन्ना धाय को बनवीर द्वारा विक्रमादित्य की हत्या की सूचना देती है। तभी क्या होता है कि जो शामली नामक एक सेविका है वो पन्ना धाय को ये बताती है कि उसने राजा विक्रमादित्य को मार दिया है, और यह भी बताती है कि बनवीर नंगी तलवार लिए राजमहल की ओर आ रहा है। पन्ना धाय चिंतित है। तभी कीरत नाम का एक बारी टोकरी लिए वहाँ आता है और पन्ना उदय सिंह को उसकी टोकरी में छिपाकर महल से बाहर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देता है। तो होता यह है कि वो पन्ना धाय तो बहुत होशियार है, चतुर है। तो वो करती क्या है कि जहाँ कुंवर उदय सिंह सोता था उस सैया पर यानी उस बिस्तर पर वो करती क्या है कि अपने बेटे चंदन को सुला देती है और कुंवर उदय सिंह को बनवीर की टोकरी में, जो कि उस समय पत्तल उठाने का काम कर रहा होता है, उससे बोलती है कि तुम इसको लेकर के बाहर चले जाओ, नदी के किनारे शमशान घाट के पास मिलना, मैं वहीं आती हूँ। तो वो जो कीरत है वो बहुत बहादुरी का परिचय देता है और कुंवर उदय सिंह को उसी टोकरी में लिटा कर ऊपर से पत्तल वगैरह डाल देता है और वहाँ से वो निकल जाता है। तब होता क्या है कि फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि पन्ना उदय सिंह को टोकरी में छिपाकर महल से बाहर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचवा देती है। अपने पुत्र चंदन के पैर में लगी चोट पर अपनी ओढ़नी के पल्ले से कपड़ा फाड़कर पट्टी बांधती है।
ये बात यहाँ इसलिए हो रही है क्योंकि जब वहाँ पर ये सब नाच गाने का उत्सव किया जा रहा था तो क्या होता है कि वो उसको जो चंदन है, चंदन को चोट लग जाती है। तो चंदन को जब चोट लग जाती है तो उस चोट को पर वो अपनी ओढ़नी है उससे थोड़ा सा कपड़ा फाड़ती है और पट्टी बांध देती है और उसे खिला पिलाकर कुंवर के कपड़े पहनाकर उसके बिस्तर पर लिटा देती है। तभी बनवीर नंगी तलवार लिए वहाँ आता है। वह पन्ना को फुसलाना बहलाना चाहता है। वह हालांकि पहले प्रलोभन देता है कि मैं तुमको राज दे दूंगा, तुमको एक बहुत बड़ा जमींदारी तुम्हारी हो जाएगी, तुम क्या करोगी, अगर इसे बचा भी लोगी तो क्या है, कभी ना कभी इसको मार दिया जाएगा है, तो ये तुम इसको छोड़ दो और ये तुम्हारा कोई वास्तविक पुत्र है नहीं, अपने चंदन को तुम अपना आगे बढ़ाना है, बहुत सारा सोना चांदी ले लेना। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं अपना राजधर्म निभाऊंगी और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन वो ये चूँकि बनवीर को अभी ये पता नहीं है कि उदय सिंह तो निकल गया है, तो वो चंदन को ही बनवीर समझ रहा है और उसी को मारने के लिए वो अभी तैयार है। तो होता क्या है कि वह पन्ना को फुसलाना बहलाना चाहता है पर पन्ना नहीं मानती और उस पर कटार से वार करती है, किंतु कटार ढाल से टकरा कर गिर जाती है। बनवीर पलंग पर लेटे चंदन को उदय सिंह समझकर तलवार घोंप देता है और ये भी कहता है कि मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। पन्ना धाय मूर्छित हो जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने जाना इस कहानी में कि एक वीरांगना ने किस प्रकार से अपनी वीरता का परिचय देते हुए अपने राजधर्म का पालन किया और अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। तो ऐसी जो धायमा होती हैं, महान होती हैं और उनकी जो वीर गाथाएँ होती हैं वो युगों युगों तक इसी प्रकार से चलती रहती हैं। तो आज आप लोगों का जो है कि जितनी भी एकांकी संचय में एकांकी थी, मैंने उन सभी के बारे में आपको बता दिया है और इन सभी एकांकियों से संबंधित लिखित पाठ्य सामग्री भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और इसके बाद अब मैं आप लोगों को कल से ये जो आपका प्रश्न का पैटर्न होता है, कैसा एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से पेपर पैटर्न होगा, इसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे लाभ उठाएंगे और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी यूट्यूब चैनल की लिंक शेयर कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।